नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 42 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है चेंज इन एंट्रोपी इन जूल एक्सपेंशन, या इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं। आप सब लोग जूल एक्सपेंशन क्या होता है ये जानते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इससे कुछ आज से अगर आप 10 या 20 लेक्चर पीछे जाओगे तो जूल एक्सपेंशन नामक हमारे पास एक टॉपिक है, वहां पर हमने जूल एक्सपेंशन या फ्री एक्सपेंशन क्या होता है ये डिस्कस कर रखा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको रिकैप करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जूल एक्सपेंशन? जब भी हम किसी आइडल गैस को वैक्यूम में एक्सपेंड कराते हैं या बोल सकते हैं फ्री स्पेस में एक्सपेंड कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जूल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो जूल एक्सपेंशन या फिर बोल सकते हैं ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन एन आइडियल गैस एक्सपेंड इनटू वैक्यूम। किसी आइडल गैस को हम जब वैक्यूम में क्या कराते हैं? एक्सपेंड कराते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम? जूल एक्सपेंशन बोल देते हैं, या बोल सकते हैं इस तरीके के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? जूल एक्सपेंशन बोलते हैं। और हमें क्या करना है, जब ये जूल एक्सपेंशन हो रहा है तब इस दौरान चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है क्वेश्चन गेट और जैम में आ सकता है, या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको ड्राइव करने को आ सकता है कि ड्राइव करो कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और फ्री एक्सपेंशन के दौरान चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको एक्सप्रेस करो या बोल सकते हैं इवेल्युएट करो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और जो जैम में है या गेट में है वहां पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड। ओके, तो शुरू करें। समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको हम क्या करेंगे? गंभीरता से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या? चेंज इन एंट्रोपी इन जूल एक्सपेंशन, और इसके नीचे लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले जूल एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं, तो ऐसा करके लिखो, पॉइंट बना के लिखते हैं। इन जूल एक्सपेंशन या बोलते हैं ड्यूरिंग, या बोलते हैं व्हेन एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इनटू फ्री स्पेस, और वी कैन से फ्री स्पेस बोल दो, या बोल सकते हैं क्या? फ्री स्पेस बोल सकते हैं, या फिर वैक्यूम बोल सकते हैं। फ्री स्पेस और वैक्यूम, then this type of expansion is called Joule expansion, और another name is फ्री एक्सपेंशन। या तो जूल एक्सपेंशन बोल देंगे या क्या बोल देंगे और करके फ्री एक्सपेंशन में क्या कर सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, नाउ इसी चीज को जो मैंने यहाँ पर ऐसा लाइन में लिखा, इसी को एक डायग्राम की हेल्प से समझ लें। देखो, अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है यहाँ पर एक कंटेनर है। ओके, इस तरीके से कंटेनर है एक, और इस कंटेनर की विशेषता क्या है? ये कंटेनर की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? थर्मली आइसोलेटेड हैं। यानी इस सिस्टम को, यानी इस कंटेनर के अंदर जो सिस्टम होगा उसको इसके सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास दीवार है ये कैसी है? इंसुलेटिंग दीवार है, ऐसा ही बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं थर्मली आइसोलेटेड है। यानी इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, या बोल सकते हैं इस कंटेनर के अंदर हम जो भी चीज रखेंगे वो अपने सराउंडिंग के साथ किसी भी तरीके का हीट का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। यानी दीवारें कैसी हैं? ये थर्मली आइसोलेटेड वॉल हैं। तो यहाँ पर जो दीवार है वो कैसी है? थर्मली आइसोलेटेड वॉल। ओके, ये बात समझ में आई। यानी देयर इज नो हीट एक्सचेंज विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब दूसरी विशेषता है क्या इस कंटेनर की? यहाँ पर क्या है? एक पार्टीशन है, इस तरीके से यूं करके एक हमने क्या डाल दिया? एक ऐसे दीवार बना दी। ठीक, और इस दीवार के इस ओर यहाँ क्या है? वैक्यूम है। यहाँ क्या है? फ्री स्पेस है। यहाँ क्या है? फ्री स्पेस है, यानी वैक्यूम है। यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, न वायु है, न किसी भी टाइप का एलिमेंट यहाँ नहीं है या पदार्थ नहीं है। कहाँ? इस स्पेस में। लेकिन यहाँ क्या भरी हुई है? आइडल गैस भरी हुई है। ठीक है, इस तरीके से कुछ मोल बोल दो, 1 मोल बोल दो, या फिर 1 से अधिक मोल बोल दो। जो ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये किसके मॉलिक्यूल हैं? आइडल गैस के मॉलिक्यूल हैं। ओके ना, अभी आइडियल गैस यहाँ है, दिस इज माय आइडियल गैस, तो इसको लिख के चलेंगे। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर, ये क्या है? मेरी आइडियल गैस है। नाउ अभी इनिशियल स्टेज में जो गैस है हमारी, मान लिया उसका प्रेशर कितना है? P1 है,
और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है V1 है। ऐसा हम बोल सकते नहीं बोल सकते? आंसर है हाँ जी, बोल सकते हैं। लेकिन खासियत क्या है कि ये जो मेरे पास गैस है इसका इसके बाहरी वातावरण से या बोल सकते हैं इसके सराउंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो वॉल है वो कैसी है, थर्मली आइसोलेटेड वॉल है। ओके, और ये क्या है, फ्री स्पेस है। अब जो बीच में दीवार है ना, जो सेपरेशन है, इसको हम हटा सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, अब इस सेपरेशन को हटा रहा हूं। और हम सब जानते हैं जैसे मैं इस सेपरेशन को हटाऊंगा, ये जो गैस इस पोर्शन पर थी वो कहां की ओर आएगी, इस फ्री स्पेस की ओर आएगी। यानी क्या होगा, गैस का एक्सपेंशन कहां होगा, फ्री स्पेस में होगा। और जब भी कोई गैस किसी फ्री स्पेस में एक्सपेंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जूल एक्सपेंशन या फिर फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी जैसे मैं इस पार्टीशन को यहां से हटाऊंगा, क्या करा मैंने, रिमूविंग ऑफ पार्टीशन। जैसे मैंने पार्टीशन को हटाया तो पार्टीशन को हटाने के बाद जो बाहरी सिस्टम तो ऐसे रहा, यानी इस तरीके से ये तो ऐसे रहा, बाकी बाहर का इसको बना देंगे हम। सबसे पहले ये वॉल बना दो इसकी, और जो वॉल है वो कैसी है, ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम जूल एक्सपेंशन करेंगे जो वॉल होंगी वो कैसी होंगी, थर्मली आइसोलेटेड होंगी। तो बना दो थर्मली आइसोलेटेड वॉल, तो थोड़ा देर लगेगी, बनाओ, टक 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 टक। एक तो पेन से भी आ रही है, मैं मुंह से भी निकाल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने वॉल हटाई, वॉल हटाने के बाद ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉरी जो गैस है वो इसमें क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, नहीं फ्री स्पेस में जाएगी गैस। अब जैसे ही गैस फ्री स्पेस में जाएगी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी अब गैस कहाँ है, इस पूरे उसमें। अब देखो गैस का अमाउंट तो सेम है, यानी जो अब मॉलिक्यूल है अब वो दूर दूर होंगे, साफ साफ दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन चेंज जिस चीज में आएगा वो चीज क्या है, हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम है। लेट अस से इसका प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है, और इनिशियली कितना था, P1 V1 था, अब प्रेशर और वॉल्यूम कितना हो गया, P2 V2 हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ, अगर थोड़ा मैं और टेक्निकल भाषा का यूज करूं तो मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली जो हमारी गैस थी वो किस स्टेट में थी, P1 V1। P1 V1 क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं, या बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं। और ये दो वेरिएबल क्या दिखाते हैं, यहाँ जो P1 V1 है ये क्या दिखा रहे हैं, इस गैस की स्टेट को दिखा रहे हैं। यानी इनिशियली गैस इस स्टेट में थी, अब गैस कहाँ चलेगी, इस स्टेट में चलेगी। यानी क्या हुआ, यहाँ पर स्टेट चेंज हुई। यानी चेंज इन स्टेट का मतलब भी क्या होता है, प्रोसेस होता है। यानी यहाँ पर क्या हुई, एक प्रोसेस हुई, और जिस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फ्री एक्सपेंशन या फिर जूल एक्सपेंशन बोला। ओके, नाउ ये जो स्टेट है मैं क्या बोल दूं, इस स्टेट को मैं स्टेट ए बोल दूं, और इस स्टेट को मैंने क्या बोल दिया, स्टेट बी बोल दिया। ठीक है, यानी इस जूल एक्सपेंशन के दौरान हमारी गैस स्टेट ए से कहां गई, स्टेट बी में गई या नहीं गई, स्टेट ए से स्टेट बी में गई। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस एक्सपेंशन के दौरान गैस का प्रेशर P1 V1 से कहां क्या हो गया, P2 V2 हो गया। अगर प्रेशर या थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ये बात समझ में आई। ओके, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने को जा रहा हूं। वो लाइन कुछ ऐसी है कि ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे किसकी, जब हमने पहले जब वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर व्हेन, यहाँ पर क्या होती है, आइडल गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के चलेंगे हम, ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ड्यूरिंग जूल expansion there is no change in temperature, there is no change in temperature। यानी यहां पर टेम्परेचर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। जो डेल्टा टी होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, नाउ अब इनिशियली अज्यूम करो यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, T था, तो यहाँ भी टेम्परेचर कितना रहेगा, इस गैस का टेम्परेचर भी कितना रहेगा, T रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंड करने के बावजूद भी यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। एक स्पेशल केस है ये। ठीक, समझ में आई बात। और क्यों नहीं आता है वहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है, अगर आप चाहते हो तो उस लेक्चर को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ें शुरू होती हैं। नाउ अब देखो, ये जो गैस है वो कैसी गैस है, एक आइडल गैस है।
और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो आइडियल गैस की इस एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या बोला यहां पर? एक चीज बोली कि सिंस फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी is only function of temperature, so during Joule expansion or free expansion, Joule expansion there is no change in internal energy, there is no change in internal energy of gas that is, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू 0। जो du होगा वो भी कितना होगा? हमारा 0 होगा। ये बात समझ में आई? तो ड्यूरिंग दिस जूल एक्सपेंशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितना होता है? हमारा 0 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब देखो, अब हो क्या रहा है? यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? स्टेट का चेंज हो रहा है। जो सिस्टम है हमारा वो स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है और हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है। अब चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रखी है वो कैसी है? रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है? क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग होता है। एक बार ध्यान से देखो इस प्रोसेस को कि ये प्रोसेस जो यहाँ पर हुई रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। अब देखो, क्या मैं दोबारा से, मैं किस स्टेट में हूँ? इस फाइनल स्टेट P2 V2 में हूँ और इनिशियली मैं कहा था P1 V1 पे था। क्या ये पॉसिबल है कि इस सिस्टम को परफेक्टली मैं इस स्टेट में ले आऊं, उसी रास्ते से जिस रास्ते में यहां से इधर आया था? बैग भी उसी रास्ते जाना है जिस रास्ते, तभी तो रिवर्सिबल होगी ना, कि हर उस इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करके चलो, मैं ओवरलैप करते चलूं और फाइनली किस स्टेट में पहुंच जाऊं? इस स्टेट में पहुंच जाऊं। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल होती नहीं है। इसका मतलब जूल एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है ये? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि इसको मैं दोबारा से इस स्टेट में नहीं ला सकता, एग्जैक्टली इस स्टेट में नहीं ला सकता, मुश्किल है। ठीक है, आई बात में, वो भी बिना किसी डिसिपेटिव लॉस के, तभी तो इरिवर्सिबल होगी ना। ओके, बात आई समझ में? तो इसका मतलब दिस जूल एक्सपेंशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर एक पॉइंट और आ जाएगा, क्या? जूल एक्सपेंशन is kind of is an irreversible process and we have to find change in entropy during this process, and we have to find change in entropy during this process। इस प्रोसेस के दौरान कितनी एंट्रोपी में चेंज हुआ, यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़े अब। ओके, देखो एक चीज और आपको यहां पर समझ में आ रही है कि दीज ऑल वॉल आर थर्मली इंसुलेटेड। इफ दीज वॉल आर थर्मली आइसोलेटेड, इट मीन्स, या फिर इंसुलेटेड बोलता है, आइसोलेटेड बोलता है, एक ही बात हुई, इट मीन देयर इज नो हीट एक्सचेंज।
इफ देयर इज नॉट हीट एक्सचेंज देन dq विल बी इक्वल टू 0। तो ये भी लिख लो यहाँ पर, सिंस वॉल ऑफ कंटेनर, सिंस देयर इज नो थर्मल इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, सिंस देयर इज, ऐसे लिखो, देयर इज नो thermal interaction with surrounding so no heat exchange, अगर कोई हीट एक्सचेंज नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो डेल्टा क्यू होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन दिस डेल्टा क्यू इज 0। ठीक है, कितनी बात, क्या बात समझ में आई कि डेल्टा क्यू कितना हो गया, मेरा 0 हो गया। ठीक, अब अगर डेल्टा क्यू 0 है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी नो डी क्यू इक्वल टू कितना होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। दिस इज 0, दिस इज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। वर्क डन भी कितना आ गया, 0 आ गया। ऑब्वियसली बात है यार, कहाँ जा रहा है वो, वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है, तो कुछ काम थोड़ा करना पड़ेगा, वैक्यूम है ना, कुछ नहीं है उधर, सीधे एक्सपेंड होगी, तो इस एक्सपेंशन के दौरान कोई काम नहीं होने वाला, देयर इज नो वर्क डन। सीधे यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो ये है कि व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एक थोड़ा सा क्या है, टीडियस टास्क है अगर पहली बार हम देखें तो, लेकिन थोड़ा सा समझ के देखें तो बहुत आसान चीज़ है। ये जो प्रोसेस है एक ऐसी प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, तो ऐसे लिखो, कैलकुलेशन फॉर चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी। देखो क्या हुआ, इनिशियली जो मेरा सिस्टम था वो कहाँ था, स्टेट ए में था। ठीक है, इसे आर्बिट्री कोई ये पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, स्टेट ए बोला, और यहाँ पर प्रेशर कितना है, P1 है, और वॉल्यूम कितना है, V1 है, और टेम्परेचर कितना है, T है। ठीक है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है, साफ साफ हमको डायग्राम में दिख रहा है। मान लिया उसके बाद प्रोसेस ने एक पाथ फॉलो किया। देखो जब प्रोसेस जाएगी, प्रोसेस होगी तो एक पाथ फॉलो करेगी। मान लिया वो पाथ ये है, दिस इज पाथ, ये पाथ फॉलो किया किसने, प्रोसेस ने, और प्रोसेस कहाँ पहुंच गई, इस स्टेट बी में पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, स्टेट बी में, यानी एक्सपेंड होगी पूरी तरीके से। और स्टेट बी में जो मेरे पास स्टेट को रिप्रेजेंट कर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है वो क्या है, P2 है, V2 है, और टेम्परेचर है। यानी ये प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है। यानी अब देखो प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है। ध्यान सुनना बात को, जो डॉटेड लाइन है वो किसको दिखा रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान कितना चेंज इन एंट्रोपी होगा ये मुझे फाइंड करना है। हम सब जानते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि दिस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन dq अपॉन t, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल आता है यहाँ पर। अगर ये प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है, तो ये रिलेशन आता है। लेकिन क्या मैं यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पर इक्वल का साइन है ही नहीं। किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। अब तो कैसे निकालूंगा, तो देखो इसकी ये निकालने के लिए जो एंट्रोपी है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो क्यों अच्छी चीज़ है, सिंस वी नो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब ये मेरे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट ए है और ये क्या है, इसकी फाइनल स्टेट है। अब वो इस स्टेट से इस स्टेट में किस रास्ते से गई, चेंज इन एंट्रोपी इस बात पर निर्भर करता ही नहीं। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो एक छोटी सी चीज अपनाऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि अभी जो गैस है मेरी, जो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। उल्टा बोलूंगा, यानी मैं पाथ को चेंज कर रहा हूं। अभी मान लिया वो पाथ क्या है मेरा, ये वाला है, सॉलिड वाला, और एक कैसा पाथ है, एक रिवर्सिबल पाथ है। ठीक है, पहले तो पाथ कौन सा था, इरिवर्सिबल था। कि मैंने क्या बोला, अभी जो प्रोसेस है वो किससे हो रही है, इस रिवर्सिबल पाथ के दौरान हो रही है, या फिर इससे हुई प्रोसेस, मैंने ऐसा अज्यूम किया। लेकिन एक्चुअल में हो किससे रही है, इस इरिवर्सिबल वाले से हो रही है। अब देखो, लेकिन रिवर्सिबल वाले में और इन दोनों में
जो सेम चीज़ है वो क्या है कि इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा सेम? बिकॉज एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। एंट्रोपी उस बात पर निर्भर करती ही नहीं है कि उस प्रोसेस ने किस पाथ को फॉलो किया, वो सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है, या फिर चेंज इन एंट्रोपी की बात हो रही है, किस बात पर निर्भर करती है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और उसका फाइनल पॉइंट क्या है। ये बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो अब मैं कैलकुलेशन किसके लिए करूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करूंगा। किसके लिए करूंगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और आंसर किसके लिए निकल के आएगा? इरिवर्सिबल वाले के लिए। ठीक है, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यहां पर क्या आता है मेरे पास, इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, जो ये बात समझ में आ रही है ना, जो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब किसके द्वारा गए हम, इस सॉलिड वाले के लिए हमने क्या निकाला, चेंज इन एंट्रोपी निकाला, और वो किसके लिए निकल जाएगा, डेड एस वाले के लिए। ओके, तो डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी क्यू अपॉन टी आ जाएगा। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वी अज्यूमिंग दैट कि दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज आल्सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो रिवर्सिबल पाथ मैंने ले रखा है, इस पाथ के दौरान जो प्रोसेस हो रही है वो भी कैसी है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। नीचे क्या था, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन था, जिसको मैंने जूल एक्सपेंशन बोला था। ठीक, ओके, तो क्या हो गया यहां से, चेंज इन एंट्रोपी ये है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कितना आ गया। उससे पहले सिंस वी नो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब इसको उठाए कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दिस विल बी डी एस विल बी इक्वल टू दिस इज डी यू प्लस पी इंटू डी वी, और अपॉन में कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, नाउ अब एक चीज देखो, अगेन जो मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने एज्यूम कर रखी है, ये भी कैसी है, एक आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो डी यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर है हाँ जी हो जाएगा, डी यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास डी एस इक्वल टू कितना आ गया, पी डी वी, और अपॉन कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ओके, ना मुझे क्या निकालना, टोटल चेंज एंट्रोपी निकाल, तो क्या करना, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी अपॉन टी फ्रॉम स्टेट ए टू क्या आ गया, स्टेट बी आ गया, और यहाँ डी एस होगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एस बी माइनस एस ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो टी बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये मेरे पास क्या आ गया, पी इंटू डी वी आ गया। एंड सिंस दिस गैस इज आइडल गैस, तो पी वी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एन आर टी होता है, तो पी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एन आर टी, और अपॉन कितना आ गया, वी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस लिख दूँ मैं इसको, मैं एस बी माइनस एस ए इक्वल टू डेल्टा एस, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू वन अपॉन टी, दिस इज इंटीग्रेशन पी की जो कितना आ जाएगा ये एन आर, सॉरी सही लिखा मैंने, सही तो है, हाँ, क्या आ जाएगा देखो, एन आर टी अपॉन कितना आ गया, ये वी आ गया, एन आर टी अपॉन वी, और इंटू कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। और अब लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2, तो लिमिट विल बी फ्रॉम V1 टू V2, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू वन अपॉन टी इंटू एन आर टी, तीनों कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे, एंड लिमिट इज फ्रॉम V1 से V2 ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन वी डी वी हो जाएगा। तो डेल्टा एस टी से टी कट गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, एन आर और लॉग वी, और कितना आ जाएगा ये लॉग नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आसान है सॉल्व करना, सब कर लोगे इसको। ठीक है, तो कितना आ गया ये, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, इसको अगर मैं लॉग बेस 10 में चेंज करूंगा तो कितना, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 एन आर लॉग बेस 10, और कितना आ गया ये V2 अपॉन V1 आ गया। तो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन।
अब ध्यान सुनो बात को, सिंस जो V2 है वो क्या है, ग्रेटर देन V1 है, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज होल V2, दिस वन इज V1, तो V2 इज ग्रेटर देन V1. इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 देन दिस टर्म विल बी पॉजिटिव एंड दिस इंप्लाइज दैट कि चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0, और इसने होना भी चाहिए था. यानी जूल एक्सपेंशन के दौरान चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है. अब यहां से जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो छुपी हुई है, आप लोगों को दिख नहीं रही ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने क्या पढ़ा है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई ds इक्वल टू dq अपॉन t, वेयर dq इज हीट ट्रांसफर, dq क्या है, हीट ट्रांसफर है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर. देखो यहीं पर लिखा है, इतना बड़ा मैंने, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है during this Joule expansion there is no heat transfer between system and the surrounding. It mean delta Q equal to 0 and that give us delta S equal to 0, यानी change in entropy equal to 0. लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कि change in entropy is this much. तो क्या हमने गलत किया, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया, हमने बिल्कुल सही किया. हमारा सोचने का तरीका गलत है. हम ये सोच रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज होने के लिए हीट ट्रांसफर होना जरूरी है. नहीं, एंट्रोपी चेंज होने के लिए इस तरीके का एक्सपेंशन भी होगा ना, फिर भी एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा. यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम चेंज होने से भी एंट्रोपी में चेंज आ जाता है, प्रेशर चेंज होने से भी एंट्रोपी में चेंज आ जाता है. यानी हीट ट्रांसफर इज नॉट ओनली वन कॉज टू चेंज एंट्रोपी, यानी चेंज इन एंट्रोपी को चेंज करने के लिए और भी चीजें उत्तरदायी हो सकती हैं, जैसे इस केस में वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब चीजें. ठीक है, हीट ट्रांसफर एक है लेकिन इस केस में नहीं है, क्योंकि हीट ट्रांसफर कितना था, 0 था. ठीक है, तो अब कभी कभी यहां पर आप फंस सकते हो. ये आपके पास फॉर्मूला है, तभी ये इंपॉर्टेंट है. ये आपके पास फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का, और हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. आप सीधे क्या लग दोगे, यहां पर चेंज इन एंट्रोपी नहीं हो रहा है. हो रहा है, कितना हो रहा है, इतना हो रहा है. तो इस मिथ में नहीं रहना है कि चेंज इन एंट्रोपी के लिए सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर ही उत्तरदायी होता है. नहीं, अगर वॉल्यूम भी चेंज होगा तब भी एंट्रोपी में चेंज हो सकता है, अगर प्रेशर चेंज होगा तब भी एंट्रोपी में चेंज हो सकता है. दिस इज लर्निंग फ्रॉम दिस डेरिवेशन. ओके, समझ में आई बात, ठीक है. अगर आप यहीं पर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा वो कि ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन व्हाट विल बी द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, या बोल सकते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, इसी में आगे को लिखना चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी में किस तरीके का चेंज आएगा, ये हमें क्या करना है, अब फाइंड करना है. तो लिखो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. देखो कैसे निकालोगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, ये मेरा सिस्टम है. ठीक है, अंदर क्या है, ये सिस्टम है. ठीक है, दिस इज माय सिस्टम. जो इसके बाहर है वो क्या है, मेरा सराउंडिंग है. ठीक है, ये है या नहीं, ये बताओ. तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, फिर प्लस क्या आता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. ये होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है. अब चेंज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितना है बताओ, ये लिखा है मेरे पास, कितना है 2.303, या ऊपर लिख दूं मैं, कितना है मेरे पास, NR log V2 अपॉन V1 ये है, प्लस. अब बताओ इस प्रोसेस के दौरान जो एक्सटर्नल चीज है या जो इन्वायरमेंट है इसका, या इसका सराउंडिंग है, उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आया, सॉरी इस प्रोसेस के दौरान. बताओ फटाफट कितना आएगा. पहले ये सोचो, क्या इसके सराउंडिंग को ये पता है जूल एक्सपेंशन हो रहा है पता, नहीं पता है. क्यों, क्योंकि ये चीज तो इससे क्या है, आइसोलेटेड है ना. जो इसका अंदर का सिस्टम है, जो ये आइडल गैस अंदर रखी हुई है, इसके बारे में इसके सराउंडिंग को तो पता ही नहीं है, क्योंकि उसका एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है कुछ. ठीक है, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही है. अगर यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो इस सराउंडिंग को पता ही नहीं है कि अंदर कुछ जूल एक्सपेंशन नाम की भी चीज हुई. अगर इसको पता ही नहीं है तो यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं. अगर डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं, यहाँ पर कुछ प्रोसेस हुई नहीं, तो इसकी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसके सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आया,
जीरो चेंज आया। क्यों आया, समझ में आ गया ना बात, ठीक है। अगर जीरो चेंज आया तो यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मच, यानी कितना आ जाएगा ये NR V2 अपॉन V1। सेम होगा, जितना सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होगी उतनी ही एंट्रोपी किसकी चेंज होगी, यूनिवर्स की होगी, इन केस ऑफ जूल एक्सपेंशन, और वी कैन से इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका कुछ भी हो सकता है, वो यूनिवर्स की बात कर सकता है या फिर खाली जूल एक्सपेंशन बोल सकता है, ठीक। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच कम फ्रॉम जूल एक्सपेंशन, या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जूल एक्सपेंशन, या बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी इन जूल एक्सपेंशन, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, ओके। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फटाफट से बोल रहा हूँ, मुझसे मैं लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली टू 4 टाइम इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। देखो दो स्टेट हैं, पहले कहाँ पर था, स्टेट ए में था, वहाँ पर क्या होता है, उसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम कितना था, V1 था। क्या हुआ, एक्सपेंड हुई गैस, और एक्सपेंड हुआ कहाँ पहुँच गई, इस स्टेट बी में पहुँच गई, ठीक है। कहाँ पहुँच गई, इस स्टेट बी में पहुँच गई, और स्टेट बी में माना उसका प्रेशर कितना है, P2 है, और वॉल्यूम कितना हो गया, 4 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, यानी 4 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, यानी 4V1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास V1 है और ये 4V1 क्या है, V2 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास V1 इक्वल टू कितना है, V1 है, और V2 इक्वल टू कितना है, 4V1 है। मुझे क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ R फाइंड करना है। तो चेंज इन एंट्रोपी ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो कितना आ जाएगा ये, डेल्टा S इक्वल टू 2.303, और 1 मोल बोल रखा है तो N की जगह 1 आ जाएगा, और ये R आ जाएगा, और log 10 बेस V2 अपॉन V1, V2 की वैल्यू कितनी है, 4V1 है, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 है, V1 से V1 कैंसिल हो गया, डेल्टा S विल बी इक्वल टू दिस इज R इंटू कितना आ जाएगा ये 2.303, और इंटू log 10 बेस 4 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये होती है हमारे पास कितना 0.6020 होती है, इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा S निकल के आ जाएगा, और ये आ रहा है मेरे पास R इंटू 1.386, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी अपॉन R निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये 1.386, दिस विल बी आवर आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन कितना ईजी है ना, ईजी। अगर आपसे पहली बार पूछता हो, ध्यान सुनना बात को, अगर वो पहली बार ये पूछता कि जूल एक्सपेंशन हो रहा है और जूल एक्सपेंशन के दौरान कितनी एंट्रोपी में चेंज आएगा, आपके दिमाग में पहली चीज़ क्लिक करती कि ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा Q इक्वल टू 0, दैट्स वाई डेल्टा S इक्वल टू 0, आप एंट्रोपी इक्वल टू 0 लिख के आ जाते, या फिर चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू 0 लिख के आ जाते, और गलत हो जाता, ठीक है। तो सोच समझ के करना है, जैसे हमने आज यहाँ पर किया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि एक नया तरीका है करने का, या सोचने का नया तरीका है, ठीक। अब जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा कि चेंज इन एंट्रोपी को, एंट्रोपी में चेंज करने के लिए हीट ट्रांसफर होना ही जरूरी नहीं है, और भी कारक हो सकते हैं। इसी तरीके से एक और कारक होता है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर मैं दो गैसेस को या फिर दो सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा, उससे भी क्या होता है, एंट्रोपी में चेंज होता है। अब वो चेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट एम रहेगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।